हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में आप देखने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके कंप्लीट सिलेबस से लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर सभी को छांट के आज की ये क्लास बनाई गई है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपका काम यही है, पूरा लास्ट तक क्लास को देखिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कीजिए। हम गारंटी देते हैं कि इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो इसी से आएंगे। लेकिन ये गारंटी हम ज़रूर लेते हैं कि 90% तक आपका सिलेबस कवर है आज की इस क्लास में। तो बहुत ही ध्यान से देखिए, कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिए। किसी और भी टॉपिक पे क्लास चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करें, और क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा ही मत। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्लास को, जो कि है आपके हिंदी साहित्य। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि है हिंदी साहित्य का काल विभाजन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन से क्वेश्चन तो आता ही है आपके एग्ज़ाम में, और इसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी भी है। हालांकि आपने 10th 12th और जब से हिंदी पढ़ रहे हैं तब से पढ़ते ही आ रहे होंगे, लेकिन अब बारी है इसको रिवाइज करने की और ट्रिक के साथ याद करने की। चलिए देख लेते हैं आंसर को। तो सबसे पहले आपको, जैसे मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इस टॉपिक से, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उसमें कुछ वर्ड्स लिमिट होती हैं जिनको आप पूरा करेंगे तभी पूरा नंबर मिलेगा। तो कैसे आपको आंसर बढ़ा चढ़ा के, यानी बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, मतलब कुछ उसका सेंस निकले, मतलब लिख ले कि हाँ लगे आपने भी बहुत मेहनत की है। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है इंट्रोडक्शन। इस तरीके से आप लिख देते हैं तो आपके 1 नंबर नहीं कटेंगे, जैसा कि हम कह रहे हैं। ध्यान दे दीजिए पहले आप। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन में हिंदी साहित्य का इतिहास लंबा और समृद्ध है, इतना लिख देंगे। जैसा कि आप पढ़ते पढ़ते ऊब गए होंगे तो आपको पता होगा कि इसका साहित्य जो है बहुत लंबा है, समृद्ध है। इसको तो आप बनाकर भी लिख सकते हैं या तुरंत याद कर सकते हैं ना। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो बहुत ही लंबा है और समृद्ध है, बहुत सारी रचनाएं हुई हैं, इसलिए इसको समृद्ध कहा जाता है। तो उसके बाद हमें लिखना है मेन बॉडी, यानी बीच में लिखना है एक्सप्लेन करके। सबसे पहले आप लिखेंगे भूमिका क्या है, उसके बाद जैसे कि मेन बॉडी में लिख देंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे 4 कालों में बांटा है, यानी जो हमारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन है उसको रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में बांटा हुआ है। पहली लाइन ये लिखेंगे कि ये लंबा और समृद्ध है। दूसरा, रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग जो है हमारा 4 कालों में हिंदी साहित्य बटा हुआ है। हिंदी साहित्य, आइए देखते हैं। सबसे पहला काल जो आ जाता है हमारा, सबसे पहला काल समझिए कि जो हिंदी है हमारी वो शुरुआत हुई आदिकाल से। आदिकाल का समय क्या है समझ लीजिए, समय से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आदिकाल जो है वो 1050 से 1375 ईस्वी तक आदिकाल रहा है, जिसमें जो रचनाएं हुई हैं आदिकाल में वो वीर गाथा, यानी वीरों के में आधारित है, वीरों पर वीर गाथा से, और अपभ्रंश का प्रभाव दिखाई देता है आदिकाल की जो रचनाएं हैं। अब दूसरा काल हमारा आ जाता है, वो है भक्ति काल। भक्ति काल जो है वो 1375 से 1700 तक हमारा आया है भक्ति काल। इसके जो प्रमुख कवि रहे हैं वो कबीर, तुलसी, सूर, ये 3 प्रमुख कवि याद कर लीजिए भक्ति काल के। फिर तीसरा काल हमारा आ जाता है रीतिकाल, जो कि 1700 से 1900 तक हमारा रीतिकाल है, और इसमें जो है श्रृंगार और दरबारी काव्य। तो ये तो इसकी विशेषता है, यानी रीतिकाल में जो रचनाएं हुई हैं वो श्रृंगार रस पर आधारित हैं और दरबारी काव्य। चूँकि रीतिकाल में राजाओं महाराजों का बहुत ज़्यादा रुतबा होता था तो उसके अकॉर्डिंग वो रचनाएं की जाती थी। तो इस तरह से आप आंसर को लिखेंगे, यानी सभी काल लिखेंगे, उसका डेट लिखेंगे, प्रमुख कवि लिख देंगे और उनकी विशेषताएं। जैसे भक्ति काल में तो ईश्वर से संबंधित ही रचनाएं होती थी, रीतिकाल में श्रृंगार रस से, आदिकाल में जो है वीर गाथा। ये ऐसे एक एक पॉइंट्स याद रखिए और आंसर बना के लिखिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आ जाता है सबसे लास्ट, जो कि आपका काल बटा हुआ है आधुनिक काल में, जो कि 1900 से अब तक चला आ रहा है ना।
तो इस अब आधुनिक काल जो है वो 4 भागों में बटा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 3 दिया गया है, 3 भी याद कर सकते हैं आप। तो आधुनिक काल जो है छायावाद में बटा हुआ है, प्रगतिवाद में और नई कविता। आधुनिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, इसमें एक प्रयोगवाद भी होता है, तो आप ये याद कर सकते हैं। तो ये तो थे कि हिंदी साहित्य कितने भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे कि इसका इतिहास लंबा समृद्ध है, फिर लिख देंगे कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो काल का विभाजन किया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। अब इसको याद कैसे रखेंगे? चारों कालों को याद करने की ट्रिक यही है, आ भ र आ ना। आ से आदिकाल, भ से भक्तिकाल, र से रीतिकाल, आ अभरा, ऐसे आप याद करेंगे, तीनों याद हो जाएंगे आपको। और आप फिर हम लिख दीजिएगा कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष लिख दीजिएगा। निष्कर्ष में यह लिखना है कि यह विभाजन अध्ययन और समझ के लिए सबसे मान्य है, इसी को ही सबसे ज़्यादा मान्य माना जाता है जो विभाजन है। तो ये था सबसे पहला इम्पोर्टेंट हिंदी का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास समझ आ रही है तो लाइक से सब्सक्राइब प्लीज़ मत करना भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत से ये नोट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को, जो कि है भक्ति काल की विशेषता लिखनी है। भक्ति काल जो कि हमारा हिंदी साहित्य जो है कई भागों में बटा है, तो उसमें से एक जो है वो होता है भक्ति काल। भक्ति काल तीसरे नंबर पर आता है। तो भक्ति काल की क्या विशेषता है ये बताना है। तो भक्ति काल की पहली विशेषता आप आंसर में कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। लिखेंगे कि भक्ति काल जो है वो भक्ति प्रधान साहित्य। भक्ति का मतलब ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति समझते ही होंगे आप। और फिर इसमें भाषा जो है अवधी भाषा, ब्रज भाषा, सरल भाषा, लोक भाषा, इसका प्रयोग किया गया है। इसकी 2 धाराएं होती हैं भक्ति काल की। भक्ति काल में 2 धाराएं हैं, निर्गुण और सगुण। ये बहुत ही पूछ लिया जाता है कि भक्ति काल की 2 धाराएं कौन कौन सी है, तो निर्गुण सगुण लिख सकते हैं आप। तो ये निर्गुण के कवि कबीर हैं और नानक हैं, और सगुण के तुलसीसूर। निर्गुण का मतलब क्या होता है? निर्गुण का मतलब ये है कि जैसे आप कहिए कि निर्गुण के जो कवि हैं वो कहते हैं कि भगवान जो हैं वो निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं और वो सर्वव्यापक हैं। जबकि सगुण में यानी सगुण, जिसके सब गुण दिखाई देते हैं, जैसे कि तुलसीसूर जो कहते हैं वो कृष्ण और राम के भक्त हैं, तो ये कहते हैं कि हाँ भगवान दिखाई देते हैं, ये सगुण होते हैं। तो ये तो है निर्गुण और सगुण, जो कि भक्ति काल की 2 प्रमुख विशेषता है, 2 धारा है। इस तरह से आप लिखेंगे आंसर को। फिर और इसमें क्या हुआ है, कबीर जो हैं वो सामाजिक सुधार के लिए जाति पाति विरोध और भाईचारा, मुख्य रूप से इसी पर इनकी जो है रचनाएं वो आधारित होती थी। फिर आप कैसे याद रखेंगे इसकी जो है विशेषता को, भक्ति काल की विशेषता। तो भ ध स यानी भक्ति भाषा, भक्ति को याद रखना है, ईश्वर भक्ति होती है। भाषा याद रखना है, अवधि ब्रज सरल, 3 भाषा याद कर लीजिए। धाराएं याद कर लीजिए, निगुण सगुण और सामाजिक सुधार। ये भ ध स ये याद करिए और आपको याद हो जाएगा भक्ति काल की विशेषता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है तुलसीदास के काव्य की क्या विशेषताएं हैं। तुलसीदास जो हैं वो भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं और राम की भक्ति के ऊपर इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। तो इनकी काव्य विशेषता बताना है, यानी जो काव्य रचनाएं इन्होंने की हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसमें मुख्य रूप से किस विषय पर चर्चा किया है, ये सभी समझेंगे। आइए आंसर को देखें और क्या क्या याद करके आप आंसर को बनाएंगे ये समझते हैं। तो आंसर में लिखना है कि तुलसीदास जो हैं, जैसे कि आप जानते होंगे रामायण के बारे में, रामचरितमानस, तो उसके रचयिता हैं कौन? तुलसीदास। तुलसीदास जो है वो राम भक्ति के प्रमुख कवि हैं। रामचरितमानस इन्होंने लिखा है। भाषा कौन सी है? सरल अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। और भक्ति प्लस नीति प्लस दर्शन, इन तीनों चीज़ों को जो है रामायण में इन्होंने मुख्य रूप से दर्शाया है, जिसमें कि ईश्वर की भक्ति के बारे में, नीति यानी समाज में जो नियम कानून बनाए गए हैं वो रामचरितमानस के द्वारा दर्शाया है, और दर्शन और लोकप्रियता, घर घर में पाठ, यानी कि आज घर घर में रामायण का प्रचलन है। आप सब जानते हैं ये बात। ट्रिक कैसे याद रखेंगे आप? र भ नी लो, यानी रा से राम, भा से भाषा आप याद कर लीजिए। रा से राम, तुलसीदास जो है रा से राम,
भा भा से भाषा, नी से नीति के बारे में, और लो से लोकप्रियता, यानी बहुत लोकप्रिय है इनकी जो रचना है, नीति पर आधारित है, भाषा कौन सी है, और राम भक्ति पर आधारित है। तो तुलसीदास से अगर कोई क्वेश्चन आता है आप इसको ज़रूर से लिख दीजिए, पूरे नंबर आपको मिलेंगे, गारंटी है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है सूरदास। सूरदास के बारे में, इनकी काव्य रचना के बारे में, और चूँकि ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं तो इसके बारे में आपको बताना होगा। आइए देख लेते हैं कैसे आपको आंसर लिखना है। सूरदास बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इनकी रचनाएं जो हैं वो जान लेते हैं। आंसर कैसे लिखेंगे आप? तो सूरदास की जो रचना है सूर सागर, जिसमें कि इन्होंने कृष्ण भक्ति, बाल लीला, राम लीला, इसके बारे में इन्होंने बताया है। रास लीला, कृष्ण की जो रास लीला है उसके बारे में बताया है। तुलसीदास जो है वो राम के भक्त हैं और सूरदास जो है वो कृष्ण के भक्त हैं, ये याद कर लीजिए आप। और दोनों ही जो हैं सगुण, यानी ये मानते हैं कि हाँ भगवान के रूप में कृष्ण और राम जो हैं। दूसरा पॉइंट, भाषा याद कर लीजिए। इन्होंने ब्रज भाषा, चूँकि कृष्ण का भक्ति का वर्णन किया है तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, मधुर भाषा का। और भाव क्या है? वत्सल और श्रृंगार रस की प्रधानता है इनकी रचनाओं में। उसके बाद है भक्तिकालीन सगुण काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। इनकी रचनाएं जो हैं वो सगुण काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। ट्रिक आप याद करिए, ब से बाल लीला, भ्र से ब्रज भाषा, व से वत्सल्य और भा से भक्तिकाल, यानी ये भक्तिकाल के कवि हैं। बाल लीला कृष्ण का वर्णन है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, वत्सल्य रस का इनकी रचनाओं में प्रधानता है। तो अभी तक हम देख चुके हैं, ना सिर्फ देखे हैं बल्कि याद कर चुके हैं 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी साहित्य के। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है कबीर। कबीर भी भक्ति काल से संबंधित हैं, लेकिन ये निर्गुण यानी ये भगवान को कहते हैं कि निराकार हैं। तो इनकी काव्य की विशेषता बतानी है। कबीर एक निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। बहुत समय ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि आपको वो दे दिया जाता है काल और उसके प्रमुख कवि बताने होते हैं, तो आप ऐसे याद करिए तो आप लिख सकते हैं आंसर को। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कबीर के निर्गुण काव्य की विशेषता आपको बतानी है। पूरी क्लास ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही स्पेशल क्लास है आपके लिए। तो कबीर जो है मूर्ति पूजन का विरोध करते हैं। ये भगवान को चूँकि अमूर्त मानते हैं और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। ये मानते हैं कि भगवान जो है वो दिखाई नहीं देते हैं, निराकार हैं और ब्रह्म की उपासना करते हैं। ये सरल दोहे और साखी शैली का प्रयोग किया है इन्होंने अपनी रचनाओं में, और जाति पाति और पाखंड का ये विरोध करते हैं तुलसीदास जो है। ट्रिक कैसे याद करेंगे आप देख लीजिए। मुँह नी सहज, मुँह से मूर्ति का विरोध करते हैं। नी से निर्गुण धारा के काव्य हैं। सा से साखी शैली का प्रयोग है। जा से जाति का विरोध करते हैं। तो एक बार शॉर्ट में समझते हैं। मूर्ति का विरोध करते हैं, निगुण शाखा के कवि हैं कबीर, साखी शैली का प्रयोग किया है इन्होंने, जाति का विरोध किया है। अब हम देखेंगे अगले क्वेश्चन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीतिकाल की विशेषता। अभी तक हमने केवल भक्ति काल को पढ़ा, आदिकाल को पढ़ा। अब हम देखेंगे रीतिकाल जो है इसकी क्या विशेषताएं हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछ लिया जाता है। तो रीतिकाल में आंसर कैसे लिखेंगे देख लीजिए। रीतिकाल जो कि श्रृंगार रस की प्रधानता है, इसमें श्रृंगार रस यानी प्रेम का बहुत ही ज़्यादा वर्णन किया गया है रीतिकाल में। नायिका भेद और सौंदर्य का, एक स्त्री की सुंदरता का वर्णन बहुत ही ज़्यादा किया है रीतिकाल में। फिर आता है दरबारी काव्य, चूँकि इस समय राजा महाराजाओं का ज़माना हुआ करता था तो दरबारी काव्य का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग हुआ है। और अलंकार का बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ही ज़्यादा तुलना करके हर चीज़ों को वर्णन किया गया है। फिर आता है काव्य के आचार्य जो हैं, यानी रीतिकाल के प्रमुख कवि समझिए वो हैं केशव और बिहारी। 2 प्रमुख कवि याद कर लीजिए, केशव बिहारी। ट्रिक देख लेते हैं हम। ट्रिक ऐसी ही है। श्री श्रृंगार, ना से नायिका का वर्णन, दा से दरबार, आ से अलंकार। विशेषता पूछ लिया जाता है तो 4 पॉइंट्स याद रखिए। श्रृंगार रस की प्रधानता है रीतिकाल में, नायिका का वर्णन किया गया है, दरबार जो है दरबारी काव्य है, और अलंकार का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग है। ये था रीतिकाल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। प्लीज़ स्टूडेंट्स सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, और भी किसी डाउट के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे हम और भी अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करें।
तो जैसा कि हमने आपको एक लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि जो काल हैं उसके जो प्रमुख कवि हैं उनके जो काव्य रचना है उसकी विशेषता या शैली बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो जैसे अभी हमने रीतिकाल पढ़ा, उसके प्रमुख कवि बिहारी के बारे में पढ़ा। तो अब देखते हैं बिहारी की जो काव्य शैली है, जो रचनाएं की गई हैं उसमें शैली किस तरह से प्रयोग में आई है, ये सभी देखेंगे। तो बिहारी की काव्य शैली, इन्होंने सतसई इनकी एक प्रमुख रचना है। बिहारी की एक बहुत ही प्रमुख रचना है सतसई। सतसई आप याद कर लीजिए, जो कि 700 दोहों का संग्रह है, इसीलिए इसे कहा जाता है सत। सत मतलब 7, सई मतलब दोहे का संग्रह है ये। इनकी प्रमुख रचना एक यही है। उसके बाद इन्होंने संक्षिप्तता, गूढ़ता और व्यंग, यानी इन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया। इसी को ही कहा जाता है संक्षिप्तता, और व्यंग का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा किया, यानी जो सच्चाई है उसको कहने से ये हिचकिचाते नहीं है। फिर आता है श्रृंगार व नीति, दोनों का चित्रण किया गया है। श्रृंगार रस चूँकि ये रीतिकाल के कवि हैं तो इसका प्रयोग है, और नीति दोनों का इन्होंने प्रयोग किया है। फिर दोहा में शैली में कुशल, दोहाओं का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग है इनकी रचनाओं में। अब याद रखने की ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक में आप कैसे याद रखेंगे, स श्री दो, यानी सा से सतसई इनकी प्रमुख रचना, फिर सा से संक्षिप्त, और श्री से श्रृंगार, और दो से दोहा। तो ये था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 7। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। इसके बाद अगला काल जो आ जाता है वो है छायावाद। छायावाद की क्या प्रमुख विशेषता होती है, क्या प्रमुख प्रवृत्तियाँ होती हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। तो छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं, तो इसमें जो रचनाएं हुई हैं वो मुख्य रूप से रहस्यवाद, प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण है। छायावादी युग में आत्मा और मन की गहराइयों की अभिव्यक्ति, यानी आत्मा और मन की गहराइयों को बहुत ही ज़्यादा रचनाओं में शामिल किया गया है। जो कवि हैं वो व्यक्तिगत आत्मा और गहराइयों को अपनी रचनाओं में शामिल करते हैं। और छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, निराला पंत और महादेवी हैं। और इस काल में जो रचनाएं हुई हैं उसमें कल्पनाशीलता और भावुकता का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग हुआ है छायावाद युग में। ट्रिक कैसे याद करेंगे आप कि इसकी विशेषता क्या है छायावाद युग के, तो र यानी रहस्य का बहुत ही ज़्यादा रहस्यवाद का प्रयोग हुआ है। आ से आत्मा का अभिव्यक्ति हुई है। का से प्रमुख कवि याद कर लीजिए। भा से भावुकता का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग है। तो ये है जो कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी पर टिप्पणी लिखनी है। ये इनका एक बहुत ही बड़ा महाकाव्य है, रामायण के बाद ये दूसरा महाकाव्य है। तो जयशंकर प्रसाद की कामायनी पर टिप्पणी लिखना है। लॉन्ग शॉर्ट दोनों में भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स याद करिए, इन्हीं से आपको मिला के आंसर लिखना है। तो हिंदी का सर्वोत्तम महाकाव्यात्मक कृति है कामायनी, और जिसमें कि श्रद्धा और मनु, 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा, के माध्यम से मानव जीवन का चित्रण किया गया है। मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक काव्य है, और छायावाद का श्रेष्ठ उदाहरण है। ये छायावाद की बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पॉपुलर ये एक रचना है। ट्रिक कैसे याद रखेंगे, माँ से महाकाव्य, श्रा से श्रद्धा, मा से मानव दर्शन, और छा से छायावाद। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है निराला की काव्य विशेषता के बारे में लिखना है। निराला ये भी एक छायावाद के प्रमुख कवि हैं, तो इनकी जो रचनाएं हैं उसकी क्या विशेषता है। निराला की काव्य रचना, तो ये क्या है, स्वच्छंदतावादी कवि हैं निराला, और सामाजिक विषमता पर प्रहार, भाषा में नवीनता और शक्ति, छायावाद में आगे प्रगतिवाद की ओर संकेत। निराला की रचनाओं के बाद ही प्रगतिवाद युग आया, जो कि एक हिंदी का युग है। ट्रिक कैसे याद रखेंगे, स से स्वच्छंद, सा से सामाजिक, भा से भाषा, प्र से प्रगतिवाद की ओर संकेत। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है जो कि है प्रगतिवाद की भाषा और कवि। प्रगतिवाद क्या है, इसकी परिभाषा लिखनी है। आंसर देख लेते हैं। तो प्रगतिवाद एक साहित्यिक आंदोलन था जिसमें 1936 में लखनऊ सम्मेलन से शुरू किया गया, जिसमें समाज और यथार्थ का चित्रण किया गया प्रगतिवाद में। इसकी विशेषता क्या है, मुख्य रूप से कौन कौन सी रचनाएं जो हैं प्रगतिवाद युग में हुई हैं, तो इसमें शोषण और गरीबी न्याय पे प्रहार, इसके बारे में, किसान मजदूर की समस्या के बारे में। साहित्य को समाज का साधन माना गया है, यानी
साहित्य के माध्यम में ही समाज में जागरूकता लाने का कार्य किया गया था। प्रमुख कवि कौन कौन से थे? नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। ट्रिक कैसे याद रखेंगे? सो की, स न, सो से शोषण, की से किसान, सा से साधन और नागार्जुन प्रमुख कवि। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है, प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां बतानी है। प्रयोगवाद जो है वो इसकी क्या क्या प्रवृत्तियां हैं? तो प्रयोगवाद में जो है नवीन बिंब और प्रतीक का प्रयोग किया गया है प्रयोगवाद। क्योंकि ये आधुनिक काल में आता है तो इसमें नवीन, आधुनिक यानी वर्तमान समय, और नए नए प्रयोग हो रहे हैं, इसलिए इसे नवीन प्रतीक कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है मन की जटिलता और मनोविश्लेषण। चूँकि अब समाज बहुत ही ज़्यादा मनोवैज्ञानिक रूप से सभी कार्य हो रहे हैं तो इसलिए मन की जटिलता, इन सभी चीज़ों का वर्णन है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है, भाषा में नई नई शैली का प्रयोग होने लगा है प्रयोगवाद में। और परंपरा से विद्रोह। याद कैसे रखना है? न से नवीन, मा से मानसिकता, भा से भाषा, पा से परंपरा। अब ये जो है नई कविता की विशेषताएं, ये सबसे लास्ट जो है आपका काल है, हिंदी साहित्य का सबसे लास्ट काल है जो कि नई कविता, जो इस समय ये युग चल रहा है। तो नई कविताओं का विशेषता बतानी है। कैसे लिखेंगे? आज़ादी के बाद की कविताएं जो हैं वो नई कविता में आती हैं। आधुनिक जीवन की विडंबनाओं का चित्रण किया गया है। मुक्ति छंद और स्वच्छंदता इसका चित्रण है। और कवि कौन कौन से हैं? अज्ञेय हैं, धर्मवीर भारती, केदारनाथ प्रमुख कवि हैं आधुनिक कविता के। कैसे याद रखेंगे? आ से आज़ादी, और रा से आधुनिकता, मुँह से मुक्त छंद का प्रयोग किया है। छंद का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग नहीं है, मुक्त छंद है। और कवि, प्रमुख कवि आप याद कर लीजिए, जैसे कि हैं अज्ञेय, धर्मवीर भारती और केदारनाथ सिंह। इसके बाद आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान लिखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि इनका क्या योगदान है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि आधुनिक काल के एक प्रमुख कवि हैं, तो इन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आधुनिक साहित्य का जनक किससे कहा जाता है? तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद है इनकी प्रमुख जो रचना है, किस किस विधा पर इन्होंने रचनाएं की हैं? इन्होंने नाटक, निबंध और पत्रकारिता में बहुत ही योगदान दिया है। फिर राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधार, इस पर बहुत ही ज़्यादा इन्होंने रचनाएं की हैं। भाषा इनकी है खड़ी बोली, हिंदी को प्रतिष्ठा। ट्रिक कैसे याद रखेंगे? आप देख लीजिए, आज से आधुनिक, ना से नाटक, रा से राष्ट्रवाद और भा से भाषा। इसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा प्रेमचंद्र का गद्य साहित्य जो है, इसके बारे में आपको लिखना है। प्रेमचंद्र जो रचनाएं हैं उसके साहित्य के बारे में बताना है। तो प्रेमचंद्र चूँकि कहानी के सम्राट कहे जाते हैं, उपन्यास के, तो इनकी प्रमुख रचना याद कर लीजिए। गोदान, गबन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उपन्यास ये हैं। और कहानियों में आता है पूस की रात और ईदगाह। फिर इन्होंने किसान जीवन का वर्णन किया है अपनी रचनाओं में, यथार्थवाद और समाज सुधार और नैतिकता का। ट्रिक कैसे याद रखेंगे? उ से उपन्यास, का से कहानी, की से किसान, सा से समाज। मुख्य रूप से इन 4 चीज़ों पर आधारित है इनकी रचनाएं। अब पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद की कहानियों का यथार्थवाद, यानी प्रेमचंद की कहानियों को यथार्थवाद क्यों कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही पूछा जाता है। देख लीजिए क्यों कहा जाता है क्वेश्चन, जैसे कि प्रेमचंद कहानियों का यथार्थवाद। उत्तर लिखेंगे क्योंकि इसमें किसान और गरीब जनता का जीवन का चित्रण किया गया है। साथ ही शोषण, गरीबी, बेबसी का यथार्थ, इसका भी चित्रण किया गया है। पात्र आम जनता, मजदूर, किसान, स्त्रियां सभी इसमें शामिल हैं। भाषा सहज बोलचाल की, इसीलिए इनकी रचनाओं को कहा जाता है यथार्थवाद। एक हिसाब से इन्होंने समाज के सभी वर्गों को जो है अपनी रचनाओं में शामिल किया है, इसीलिए इसे यथार्थ कहा जाता है, यानी बहुत ही सभी चीज़ों को समेटने की कोशिश की है इन्होंने। ट्रिक कैसे याद रखेंगे? की से किसान, सो से शोषण वर्ग, पा से पात्र, पात्र जैसे कि आम जनता, मजदूर, स्त्रियां, भाषा सहज बोलचाल की। उसके बाद आता है निराला के निबंध की विशेषता। निराला भी एक छायावाद के प्रमुख कवि हैं, तो इनकी जो निबंध है उसकी क्या विशेषताएं हैं? तो इनके निबंध जो है व्यंग और कटाक्ष पर हैं, और दूसरा जो है सामाजिक अन्याय पर प्रहार,
तीसरा आत्मकथा शैली, भाषा जो है वो भाषा में शक्ति और नवीनता का प्रयोग है। फिर आता है ट्रिक क्या है, व्य स अभ, यानी व्य से व्यंग का प्रयोग किया है, सा से सामाजिकता का, आ से आत्मा का और भा से भाषा। ये 4 चीज़ें याद रखिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 18 जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का योगदान बताना है। हिंदी साहित्य में इन्होंने किस तरह से अपनी रचनाओं के माध्यम से योगदान दिया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि हैं, इन्होंने प्रमुख रूप से निबंध और आलोचक कहे जाते हैं, निबंधकार और आलोचक हैं। इनकी रचनाएं जो हैं बहुत ही पॉपुलर जो हैं, एक नाटक है आषाढ़ का एक दिन, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक रचना इनकी याद कर लीजिए। दूसरा है भारतीय संस्कृति और इतिहास का गहरा ज्ञान था इन्होंने, इन्हीं से रिलेटेड इनकी रचनाएं हैं, भारतीय संस्कृति पर और इतिहास का गहन अध्ययन। फिर इनकी भाषा जो है सरल और आकर्षक भाषा है। ट्रिक क्या है याद रखने की, नी से निबंध, रा से रचना, भा से भारतीय संस्कृति और भाषा जो कि सरल और आकर्षक है। तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देख लीजिए। इसके अलावा आपका हिंदी साहित्य के इतिहास से और कोई क्वेश्चन आपको देखने को बहुत कम ही मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आलोचना दृष्टिकोण। चूँकि एक प्रमुख आलोचक हैं तो इनके आलोचना का दृष्टिकोण बताना है। सभी जितने भी लेखक हैं ये सभी कवर हो जाएंगे अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देख लेते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का विभाजन किया है ना, इतिहास का, तो वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ आलोचक कहे जाते हैं, इतिहासकार भी, और हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है, काव्य का मूल्यांकन और समाज से उपयोगिता, जनसाधारण की दृष्टि से साहित्य की व्याख्या किया है इन्होंने, यानी जिसे आसानी से हम लोग समझ पा रहे हैं। ट्रिक कैसे याद रखेंगे, वह ही, वा से वैज्ञानिक, इतिहास, का से काव्य रचना और जन से जनसाधारण। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का उद्भव व विकास। किस तरह से हिंदी भाषा का उदय हुआ, ये आई, और इसका विकास कैसे कैसे हुआ, और आज इस तरह से हम हिंदी भाषा का इतना, हमारी जो राष्ट्रभाषा कही जाती है, तो इसके उद्भव, उद्गम और विकास को आपको समझना जरूरी है। तो हिंदी जो है, मूल सूत्र, संस्कृत भाषा से हमारी हिंदी भाषा बनी है। प्राकृतिक अपभ्रंश और हिंदी, क्षेत्रीय बोलियां जैसे कि हमारी हैं अवधी, ब्रज और भोजपुरी। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली को मानकीकरण मिला। खड़ी बोली यानी हिंदी, आज हिंदी भारत की राजभाषा है। तो इस तरह से याद रखिए, हिंदी जो है मुख्य रूप से वो संस्कृत भाषा, प्राकृत अपभ्रंश, खड़ी बोली, पहले खड़ी बोली बनी, फिर आज ये राजभाषा। खड़ी बोली जो कि हिंदी भाषा को माना जाता है। तो इसका उद्भव जो है बहुत सारी भाषाओं से मिलकर हुआ है, जैसे कि संस्कृत, अवधी, ब्रज और भोजपुरी भाषा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपभ्रंश से हिंदी का विकास बताना है। किस तरह से हिंदी का विकास हुआ है, तो हिंदी जो है संस्कृत से प्राकृतिक और प्राकृत और अपभ्रंश का विकास। अपभ्रंश यानी 6th से 12th सेंचुरी तक शताब्दी उन्होंने काम करा। उसके बाद आता है अपभ्रंश से अवधी, ब्रज, खड़ी बोली जैसी बोलियां निकली। अपभ्रंश जो कि एक अवधि है, समय काल है, जो कि 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक रहा है। ये अपभ्रंश इसी को कहा जाता है, जिसमें कि अवधी, ब्रज और खड़ी बोली जैसी भाषाएं निकली हैं, और इन्हीं से जो है हिंदी भाषा बोलियां बनी। यानी हिंदी का निर्माण मुख्य रूप से ब्रज, खड़ी बोली जैसी बोलियों से निकलकर हमारी हिंदी भाषा बनी है। तो निष्कर्ष यानी ट्रिक आप देख लीजिए कैसे याद रखना है। तो संस्कृत हो गया, प्राकृतिक अपभ्रंश से जो आंचलिक बोलियां हैं उन्हीं से जो है हिंदी का जो है निर्माण हुआ है। प्रश्न नंबर 22 है, संधि और समास के प्रकार बताने हैं। आपने 10th और 12th में ये पढ़ा ही होगा, बस आपको रिवीजन की ज़रूरत है। तो आइए देख लेते हैं बहुत ही शॉर्टकट में संधि क्या होता है। संधि जैसा कि उसके अंतर्गत आता है स्वर संधि, व्यंजन संधि, 2 संधि होती है, और एक आता है विसर्ग संधि। ये 3 संधियाँ होती हैं, जिसमें कि हमने पढ़ा था
पिछली क्लासेस में कि दीर्घ, यड़ और गुड़ ये जो है व्यंजन संधि हैं। उसके बाद हमारा समास आता है। समास में जो है द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि और अव्ययी भाव ये समास के प्रकार होते हैं, जो कि अब उदाहरण से समझिए। जैसे संधि क्या है? संधि यानी जब दो शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करें, जैसे राम प्लस आलय, तो ये हो गया रामालय, ये एक संधि है। और समास क्या होता है? समास दो अलग अलग शब्दों या वर्णों को जोड़कर एक वर्ण बना, जैसे राजपुत्र, राज प्लस पुत्र को दोनों को जोड़ा गया है तब बना है राजपुत्र, ये होता है समास। समास में पूछा जाता है तत्सम और तद्भव के बारे में। तद्भव, तत्सम जो है वो जो संस्कृत से लिया गया है, जैसे कि सूर्य, अग्नि, जल, जबकि तद्भव जो है वो सूरज, आग और पानी, वो जो है संस्कृत भाषा से तत्सम होता है। और तद्भव जो है जो आम भाषा यानी हिंदी हम लोग जो यूज़ करते हैं। संस्कृत में जैसे आग को अग्नि कहा जाता है, सूरज को सूर्य कहा जाता है और पानी को जल कहा जाता है। ट्रिक कैसे याद रखेंगे आप? संस्कृत जो है वो तत्सम है और सामान्य बोली क्या है? तद्भव। फिर आ जाता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो मुहावरों में क्या होता है? मुहावरे किसे कहा जाता है? जैसे समझिए, दांत खट्टे करना, आँखों का तारा, रंग से भंग, हाथ मलना, मुँह की खान, पानी होना, कान फड़कना, नाक कटना, हाथ कंगन को आड़सी क्या, हिम्मत बांधना, ये सभी मुहावरे हैं जो कि हम आमचाल। फिर आता है लोकोक्तियाँ। क्या होती हैं? लोकोक्तियाँ जैसा कि है, जैसा बोगे वैसे काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, 9 दिन चले 2.5 कोस, चोर की दाढ़ी में तिनका, ऊँट के मुंह में जीरा, नाम बड़े और दर्शन छोटे, घर का भेदी लंका डाहे, अब पछताए होत क्या, समय पर काम करना ही सच्चा मित्र है, बूंद बूंद से सागर भरता है, ये सभी आती हैं लोकोक्तियाँ। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ ये दो था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, जो कि हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि है हिंदी निबंध की विशेषता बतानी है। हिंदी में जो हम निबंध लिखते हैं उसकी क्या विशेषताएं होती हैं और किस तरह से एक निबंध जो है वो होना चाहिए। तो निबंध जो है विचारात्मक और विवेचनात्मक शैली निबंध में होती है, यानी कुछ विचार करके हमें किसी विषय के बारे में लिखना होता है। भाषा सरल होती है और प्रभावी होती है। किसी विषय को तार्किक ढंग से प्रस्तुत करना ही निबंध कहलाता है। उदाहरण और प्रमाण का प्रयोग, मतलब निबंध में हमें बहुत ही ज़्यादा उदाहरण का प्रयोग करना चाहिए और प्रमाण यानी प्रूफ का। तो कैसे याद रखेंगे उदाहरण की विशेषता को? वी, भ, वी, उ। बी से विचार, भा से भाषा, वी से विवेचना, उ से उदाहरण। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन कह लीजिए क्वेश्चन नंबर 26, जो कि है पत्र लेखन का महत्व बताना है। पत्र लेखन क्या होता है? तो पत्र लेखन संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है, यानी बातचीत करने का एक साधन है, जिसमें विचार और सूचना और भावनाओं को लोगों को पहुंचाने का एक माध्यम है। यानी आप अपनी भावनाओं को, विचारों को, सूचना को दूसरों तक पहुंचाने का पत्र एक माध्यम होता है। औपचारिक भी होते हैं पत्र और अनौपचारिक, दोनों प्रकार के पत्र होते हैं। जैसे परीक्षा, नौकरी और जीवन के हर क्षेत्र में जो है पत्र एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माध्यम है। ट्रिक कैसे याद रखना है आपको पत्र को? स से साधन है, वी से विचार, प्र से प्रकार और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी। प्रकार में औपचारिक, अनौपचारिक, उपयोगी जीवन के हर क्षेत्र में है। विचार अपनी भावना, विचार, सूचना को देने के लिए। सा से एक साधन यानी माध्यम है। प्रश्न नंबर 27, विज्ञान और आधुनिक जीवन पर निबंध लिखना है। विज्ञान क्या होता है और आधुनिक जीवन पर आपको निबंध लिखना है। ये दो महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें कि आप सबसे पहले आपको परिचय लिखना होता है। विज्ञान आधुनिक जीवन की रीढ़ है। मुख्य भाग क्या लिख देंगे? विज्ञान के बारे में आप लिख देंगे। विज्ञान यातायात में कैसे प्रगति कर रहा है, चिकित्सा, संचार। फिर लिखेंगे आराम, सुख सुविधा में विज्ञान का प्रयोग। फिर नकारात्मक पक्ष, यानी
लाभ, सबसे पहले आपको परिचय देना होता है किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखने के लिए। उसके बाद उसके नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ रहे हैं हमारे जीवन शैली पर, ये बताना होता है। जैसे कि विज्ञान जो है यातायात और चिकित्सा संचार में और डेली सुख सुविधा और आराम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके कुछ जो हैं नकारात्मक पक्ष यानी नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, युद्ध बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। निष्कर्ष फिर आपको सबसे लास्ट में लिखना होता है। निष्कर्ष में आप लिख दीजिए विज्ञान का प्रयोग मानव कल्याण हो तो होना भी चाहिए और हमें एक लिमिट में जो है हर चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, तभी हमें जाके उसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ता है। अब शॉर्टकट में समझ लीजिए कि या से यातायात में, ची से चिकित्सा में, आ से आराम में, फिर नकारात्मक चीज़ लिख देना है और निष्कर्ष लिख देना है। आ चुके हैं प्रश्न नंबर 28 पे। इसी के साथ ही हम कुछ ही देर में अपना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। तो प्रश्न नंबर 28 जो कि है निबंध से रिलेटेड, जो कि अगला आपका इम्पॉर्टेंट निबंध जो है वो आ सकता है विद्यार्थी अनुशासन पर निबंध, यानी विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन जो है वो क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सबसे पहले निबंध का फॉर्मेट जैसे हमने आपको बताया, सबसे पहले आपको परिचय लिखना होता है। परिचय में अनुशासन जीवन का आभूषण है लिख देंगे। फिर मुख्य भाग यानी इसके नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव दोनों को लिख देना है। तो अनुशासन से हमें समय का पालन, अनुशासन हमें समय का पालन करना सिखाता है, नियम का पालन और आज्ञा का पालन। और विद्यार्थी जीवन में सफलता का आधार है क्या, अनुशासन। अनुशासनहीनता मतलब असफलता होती है। निष्कर्ष क्या लिख देंगे, निष्कर्ष में अनुशासन जो है सफलता की कुंजी है। याद करने की ट्रिक देख लीजिए, सा से समय, न से नियम और आ से आज्ञा पालन और सा से सफलता। ये जो होता है अनुशासन का महत्व विद्यार्थी के जीवन में। क्वेश्चन नंबर 29 आता है जो कि निबंध से रिलेटेड है, महत्वपूर्ण निबंध है, जो कि खेल पर निबंध आपको देखने को मिलता है। इसमें भी उसी तरह आप लिखेंगे, सबसे पहले परिचय लिख देंगे, खेल जीवन का अभिन्न अंग है, ये किस तरह से लाभदायक है लिख देंगे। स्वास्थ्य का लाभ होता है, टीम भावना, नेतृत्व, अनुशासन और सहनशीलता, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गौरव। निष्कर्ष में आप लिख देंगे कि खेल जीवन का संतुलन। ट्रिक में कैसे याद करेंगे, स्व से स्वास्थ्य, टी से टीम, आ से अनुशासन और राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। सबसे लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 30। इसी के साथ ही आपका हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो है वो ख़त्म होते हैं और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हिंदी साहित्य की आधुनिक प्रवृत्तियाँ बतानी है। तो आधुनिक प्रवृत्तियाँ क्या है, छायावाद जो कि भावुकता और प्राकृतिक प्रेम के बारे में, छायावाद में इससे रिलेटेड रचनाएं की गई हैं। प्रगतिवाद में समाज और यथार्थ का, प्रयोगवाद में तकनीक और मनोविश्लेषण, नई कविता में स्वतंत्रता के बाद की जो चेतनाएं हैं इसके बारे में। फिर आ जाता है आलोचना और निबंध साहित्य का विकास। तो इसी के साथ ही जो है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, कविता और आलोचना, ये सभी जो हैं नई कविता, ये सभी हैं क्या, हिंदी साहित्य की आधुनिक प्रवृत्तियाँ। तो आई होप आपको जो भी सभी महत्वपूर्ण बताए गए हैं प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आया है। अगर सभी चीज़ें समझ में आई होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नहीं भी समझ आई है तो भी आप कमेंट करिए ज़रूर से, ताकि और भी अच्छे से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।